नमस्कार बच्चों। आज का क्वेश्चन आप सभी देख सकते हो। फेजर क्या होता है? व्हाट इज फेजर? तो बच्चों ऐसा है कि ये जो प्रत्यावर्ती धारा है या प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है, इसकी जो मान है वह साइनसॉइडल फंक्शन होता है, अर्थात साइन का या कॉस का फलन होता है, उसका फंक्शन होता है। तो जो भी राशि साइन या कॉस के फंक्शन होते हैं, अर्थात साइनसॉइडल फंक्शन होते हैं, उस राशि की तात्क्षणिक मान को बतलाने के लिए जिस रोटेटिंग वेक्टर घूर्णनशील सदिश का प्रयोग किया जाता है, वह घूर्णनशील सदिश ही संबंधित भौतिक राशि का फेजर कहलाता है। फेजर की लंबाई संबंधित भौतिक राशि की आयाम अर्थात एम्पलीट्यूड के बराबर होता है तथा फेजर का किसी भी एक डायरेक्शन में किसी भी टाइम पर जो कंपोनेंट आता है, घटक आता है, वह उस टाइम पर उस भौतिक राशि की अर्थात संबंधित भौतिक राशि की तात्क्षणिक मान को बतलाता है। तो मुझे क्या लिखना चाहिए? आप यहाँ समझ सकते हो, प्रत्यावर्ती धारा एवं प्रत्यावर्ती वोल्टेज के तात्क्षणिक मान को स्पष्ट करने के लिए जिस घूर्णनशील सदिश अर्थात रोटेटिंग वेक्टर का प्रयोग किया जाता है, वह संबंधित राशि का फेजर कहलाता है। फेजर की लंबाई संबंधित राशि के आयाम अर्थात एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। फेजर का किसी एक दिशा में कंपोनेंट अर्थात घटक किसी भी समय पर संबंधित राशि का तात्क्षणिक मान को बतलाता है, यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को स्पष्ट करता है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, फेजर आरेख क्या होता है? व्हाट इज फेजर डायग्राम? व्हाट इज फेजर डायग्राम? तो किसी भी भौतिक राशि के फेजर को जिस आरेख के द्वारा स्पष्ट किया जाता है, वह उस संबंधित भौतिक राशि का फेजर आरेख कहलाता है, फेजर डायग्राम कहलाता है। आप देख सकते हो, मैंने यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि प्रत्यावर्ती धारा एवं प्रत्यावर्ती वोल्टेज के फेजर का आरेख फेजर आरेख कहलाता है। अरे बच्चों, जैसे अगर यहाँ आप मानते हो कि मैं यहाँ पर आपको दिखलाता हूँ फेजर को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। मान लो कि ये एक एक्सिस की डायरेक्शन है और फिर ये दूसरा एक्सिस की डायरेक्शन है, और ये रहा अगर करंट का फेजर बच्चों, ये अगर ये करंट का फेजर है तो इसकी जो लंबाई होगा, यह करंट की एम्पलीट्यूड अर्थात आई नॉट के बराबर होगा। इसकी जो लंबाई होगा वह करंट की एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, और इसके घूर्णनशील सदिश है, इसकी घूर्णन को भी स्पष्ट किया जाएगा कि यह किस डायरेक्शन में घूर्णन कर रहा है। मान लो किस डायरेक्शन में कर रहा है, और इस एंगल को अगर आप मान लेते हो, इस एंगल को अगर आप मान लेते हो फाई है या कुछ भी एंगल आप मान लेते हो, तो इस आई नॉट का जो कंपोनेंट आएगा किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में, आप ये देखें इस डायरेक्शन में अगर आप कंपोनेंट यहाँ निकालते हैं तो यह हो जाएगा आई नॉट साइन फाई। और अगर टी टाइम के बाद आप निकालोगे, टी टाइम के बाद निकालोगे, मान लो टी टाइम के बाद फिर ये रोटेट करके यहाँ आ जाता है, जबकि ये एंगल हो जाएगा ओमेगा टी, ये एंगल हो जाएगा ओमेगा टी, लेकिन इसकी जो लंबाई है अभी भी आई नॉट के बराबर ही होगा। तो उस कंडीशन में अब ये फाई प्लस ओमेगा टी, तो ये जो कंपोनेंट होगा, अभी तो आप इस कंपोनेंट को देख रहे थे, ये था कंपोनेंट, अब कंपोनेंट बदल जाएगा, अब ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर यह हो जाएगा। अब कंपोनेंट इसका यहाँ पहुंच जाता है बच्चों। तो जैसे जैसे टाइम बदलता है तो कंपोनेंट बदलता जाएगा, क्योंकि वह रोटेट कर रहा होता है।
जैसे मान लो कि अगर मैं आपको एक और डायग्राम से मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, जैसे मान लो कि ये एक फेजर है, ये वोल्टेज फेजर है, तो जाहिर है वोल्टेज फेजर है, मान लेते हैं कि इनिशियली ये एंगल फाई है, इनिशियली यह एंगल फाई है, तो जाहिर है कि इनिशियल कंपोनेंट जो आएगा वो ये आएगा, यह लिखा आएगा V0 sin फाई। लेकिन टाइम के साथ अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है, तो t टाइम के बाद फिर इसका फेजर रोटेट करके यहाँ आ जाएगा, ये V0 लंबाई होगा, लेकिन ये फिर हो जाएगा ओमेगा टी। तो फिर अब जो वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा बच्चों ये होगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और यह लिखाएगा V0 sin ओमेगा टी प्लस फाई। अब यह लिखाएगा, तो बच्चों टाइम के साथ जैसे कि ये करंट भी रोटेट कर रहा है, तो टाइम के साथ करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू बदलेगा, उसी तरह से टाइम के साथ वोल्टेज का भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू चेंज होगा, और वोल्टेज का भी और करंट का भी दोनों की वैल्यू है वो टाइम के साथ 0 से बढ़ करके मैक्सिमम वैल्यू तक आएगा, फिर वह 0 पर आ जाएगा, फिर वह निगेटिव में बढ़ेगा। यानी जैसे जैसे रोटेट करेगा, मान लो कि ये रोटेट कर रहा है, अगर आप इसके द्वारा देखना चाहते हो, जैसे ये देखिए आप, अभी इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये हुआ, अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू बढ़ गया, अब ये मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वैल्यू बता रहा है, और फिर अब ये जो है फिर ये घटना शुरू हुआ। अब इसके जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन, जैसे मैं यहाँ डायरेक्शन ले ही लेता हूँ, मान लेता हूँ मैं इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेता हूँ, और ये एक रोटेटिंग वेक्टर, ये एक रोटेटिंग वेक्टर, मान लो ये रोटेटिंग वेक्टर है। बच्चों इसकी कंपोनेंट अगर देखो, अभी इसकी कंपोनेंट इतना बड़ा है, फिर ये कंपोनेंट मैक्सिमम इतना बड़ा होगा, फिर ये रोटेट करके यहाँ गया, कंपोनेंट अब ये घट गया, फिर ये कंपोनेंट और छोटा हो जाएगा, और फिर अब देखिए कंपोनेंट 0 हो गया। तो ये इसकी जो वैल्यू है वो पहले इनिशियली बढ़ा, फिर ये घट गया, अब फिर ये दूसरी डायरेक्शन में इसकी कंपोनेंट आना शुरू होगा, इस डायरेक्शन में आया, फिर और बड़ा हुआ, फिर ये मैक्सिमम वैल्यू पर आ गया, फिर ये रोटेट करता है, और फिर इसकी वैल्यू यहाँ चेंज करना देख सकते हैं आप, फिर ये 0 पर आ गया, और फिर ये मैक्सिमम। तो इसकी जो वैल्यू है, ये जो रोटेटिंग वेक्टर है, इसकी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू वो इस सर्किल में रोटेट करता रहेगा, यानी ये रहा सेंटर, यानी वैल्यू देखिए अगर ये यहाँ है तो वैल्यू इतना बड़ा है, यहाँ है ये बड़ी वैल्यू है, यहाँ गया ये मैक्सिमम वैल्यू है, फिर ये रोटेट करके इधर आया, वैल्यू घट गया, फिर घट गया, और फिर ये 0 पर आ गया, फिर ये बढ़ना शुरू हुआ, फिर ये मैक्सिमम वैल्यू पर आ गया, फिर ये इस डायरेक्शन में आया, वैल्यू घटना शुरू हुआ और घट गया, फिर ये 0 पर आ गया, और फिर ये चलता रहता है। तो जो रोटेटिंग वेक्टर है उसकी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वह चेंज करता है, और आप जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू चेंज करता है। तो बच्चों ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं कि रोटेटिंग वेक्टर जिस घूर्णनशील सदिश के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को या प्रत्यावर्ती वोल्टेज को दिखाया जाता है वही उसका फेजर कहलाता है, और उसकी डायग्राम फेजर डायग्राम कहलाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।